Hello everyone, welcome to the class. आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी चैप्टर्स लिस्ट जो क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस में हमारे लिए आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हमें मिलते हैं उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ पूरे सिलेबस से। एक तरीके से जो एनसीईआरटी बुक आप लोगों को मिलती है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास 8 चैप्टर मिलते हैं। जो एनसीईआरटी का हमें बुक मिलता है उसमें पार्ट 1 में आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे। तो उन चैप्टर्स में हम किस किस टॉपिक के गो थ्रू जाने वाले हैं, आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल अबाउट दैट टॉपिक्स। तो चलिए करते हैं। हमारे पास ये चैप्टर लिस्ट है 1 to 8 चैप्टर की फॉर पार्ट 1। फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमारे लिए वो आता है फिजिकल वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले होते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को, जो मेन सब्जेक्ट है क्लास 11 से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम क्या जानते हैं कि व्हाट इज साइंस, हु इन्वेंटेड एंड हु प्ले द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स। देन आफ्टर दैट व्हाट इज फिजिक्स, scope of physics, contribution, list of scientists and their contribution to the subject। ये सब वास्ट में डिटेल में हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है पूरी, इस चैप्टर के पूरा गो थ्रू जाना है, सेल्फ रीडिंग करनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार 1 या 2 नंबर में कहीं से बेसिकली कुछ या तो साइंटिस्ट नेम या नोबेल प्राइज विनर जो साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है उनका नाम या कोई इन्वेंशन के बारे में यहाँ से पूछ लेते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यू मस्ट गो थ्रू ए कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में थोड़ा सा लास्ट में आपको मिलता है कि आप डिफरेंट टाइप की जो फोर्सेज हैं, फोर्सेज इन नेचर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, उनके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि वो फोर्सेज कैसे काम करती हैं। उसके बाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव जो लॉज होते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और हमें इसको रीडिंग से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा चैप्टर 2 जो यूनिट 1 में ही आता है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ होता है व्हाट आर यूनिट्स। यूनिट्स आप समझते हो, जैसे मैंने बोला 90 न्यूटन, 15 किलोमीटर, किलोमीटर न्यूटन्स, जो हम एक न्यूमेरिक वैल्यू के आफ्टर ऑनवर्ड्स जो यूज करते हैं यूनिट्स, वो यूनिट्स क्या हैं, व्हाट आर दैट यूनिट्स। एंड द बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है वो है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ यूनिट्स। उसके बाद मेजरमेंट, जो हम सिंपली मेजर करते हैं चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो फिजिक्स है वो हमारी डे टू डे रूटीन को रिलेट करता है। तो उसमें हमें मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, कितनी पड़ती है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। इसमें जब हम कोई रीडिंग आप करते हो, मान लिया किसी ने एक्सपेरिमेंट किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और उसने डिफरेंट जो रीडिंग्स हैं वो मिली उसको, तो वो कैसे श्योर करे कि इनमें से कौन सी एक्यूरेट है। यानी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसको हम नाम देते हैं साइंस में कि उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर आया है। तो उस एरर को हम पढ़ते हैं, कोई वैल्यू कहाँ तक, किस लेवल तक एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट वैल्यू है या प्रिसाइज वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक इंक्लूड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है और वो सिर्फ ना आपकी 11th क्लास के सिलेबस के लिए, वो नीट या फिर जेई के लिए भी, सिलेबस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद लास्ट में मैंने बोला कि एरर से क्वेश्चन अराइज होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन। फिर लास्ट में आता है हमारे यहाँ पे डायमेंशंस। डायमेंशंस आपके लिए नया रहेगा यहाँ पे। डायमेंशंस में हम कुछ टर्म्स में, कुछ बेसिक यूनिट्स में, फिजिकल क्वांटिटीज में अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलोज में। और वो जो फॉर्मूले हैं वो फिर काम आते हैं डेरिवेशंस में। तो वहाँ हमें इस पूरे को कवर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। तो ये पूरा न्यूमेरिक चैप्टर रहेगा। कुछ जो पोर्शन है इसमें वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा फर्दर नीट और जेई के सिलेबस के लिए भी। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये काइनामेटिक्स यूनिट के अंदर आता है। काइनामेटिक्स
ये वाला जो चैप्टर है इससे आप पहले से ही थोड़ा फैमिलियर हैं क्लास 9th से, क्योंकि आपने जो मोशन है वो क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा है, उसी को थोड़ा एडवांस किया हुआ है यहाँ पे आपने आप जानते हैं कि न्यूटन ने हमें बहुत बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये जो तीनों इक्वेशन न्यूटन ने हमें दी थी, उन इक्वेशन को एलोबरेट करके डिफरेंट तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ग्राफिकल हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं, वो सारा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जेईई और नीट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चंस इसमें ज्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन वेरिएशन है न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद आता है मोशन इन ए प्लेन। इसमें आप लोग पढ़ेंगे जैसे हम प्लेन में डिवाइड करें किसी चीज को। अभी तक जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो एक लीनियर मोशन के लिए है। उसके बाद जो प्लेन है, प्लेन में आप किस टाइप का मोशन कंसिडर करेंगे, जैसे 1 डायमेंशनल से आगे निकले हम 2 डायमेंशनल 3D टाइप का मोशन, उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। फिर इसमें जो हमारा जो मेन पार्ट आएगा वो वेक्टर्स का आएगा। वेक्टर्स जो डायरेक्शन को भी साथ साथ बताते हैं मैग्नीट्यूड के, वो फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन के रिगार्डिंग भी हमें अवेयर कराते हैं कि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहे हैं तो जैसे मैंने सिंपल अगर मैं तो आप लोगों को ये बोलूं कि स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग बट नॉट इन फिजिक्स, वी कंसिडर बोथ द टू things. We can say speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity because velocity consider direction also. तो वही सेम चीज जो हम वेक्टर्स हैं, इसमें वेक्टर्स के अंदर हमारा 2 टाइप का प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो आपके लिए नया रहेगा लेकिन इजी है। तो वो सब हम मोशन इन प्लेन में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा इसमें सर्कुलर मोशन का भी पार्ट आता है। उसके बाद जो 5th पार्ट है, 5th चैप्टर है हमारे पास, वो है लॉज ऑफ मोशन। ये भी आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। न्यूटन ने हमें एक बहुत एडवांटेज पहले से ही जो हम आप लोग पढ़ के आए हैं वही इसमें एलोबरेशन के साथ दिया हुआ है। न्यूटन के लॉज हैं इसमें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उनकी एप्लीकेशंस मेनली कि थर्ड लॉ है, उसके बाद हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। और कुछ जो टर्म्स होंगी वो आपके लिए नहीं होंगी, इम्पल्स टाइप, और उनको हम कैसे न्यूमेरिकली एलोबरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अबव चैप्टर्स। या हम लॉज ऑफ मोशन में रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट टू दैट वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वर्क, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इन्हीं चीजों का एलोबरेशन के साथ दिया हुआ है। आई विल रिपीट अगेन दिस वर्क। when do you say the work is done? When I applied a force on some object and if that object moved, if that object displaced from the original position, then we can say work is done. If we push a wall throughout the day but it doesn't move, so we can't say work is done. So in scientific way, in physics language, in science language, work is done only when displacement is there. तो यहाँ से हम वर्क को डिफाइन करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और व्हेन इट इज जीरो, उसके केसेस को हमें कंसीडर करना है। उसके बाद एनर्जी को हमें रीड करना है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी कितने टाइप की होती है आप लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी related to motion and potential energy that relates the position of any object, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनका डेरिवेशन हम करने वाले हैं इसमें। उसके बाद है पावर, पावर को हम कमर्शियल वाइज भी एक्सप्लेन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी वहाँ से करने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इजी होने वाला है और इन्हीं 3 चीज़ों को एलिब्रेट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ये आपके लिए थोड़ा नया रहेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। रोटेशनल मोशन हम इसको जनरली बोल देते हैं। इस वाले पार्ट में आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया इमेजिन करने वाले हैं, लाइक कि आप जो लीनियर मोशन को, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं,
डायरेक्ट देख सकते हैं, उस मोशन को आप एंगुलर वे में लेकर जाने वाले हैं। यानी अगर एक नॉर्मल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है वो आपके लिए एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। वहां पे हम कुछ सिंबल्स भी चेंज करते हैं। जिस नॉर्मल वेलोसिटी को हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम u भी कई बार करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी, वो हम यहां जाकर ओमेगा में कन्वर्ट करने वाले हैं। वी विल यूज दिस काइंड ऑफ सिंबल्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर। तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसी में हम कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी दीज 3 इक्वेशंस वी विल कन्वर्ट इनटू एंगुलर वे, रोटेशनल मोशन में। तो वो भी आपको आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स आपको इसको कन्वर्जन के साथ रीड करना होता है। उसके बाद हम इसी में एंगुलर मोमेंटम की कंसेप्ट को हम रीड करते हैं, जहां से हमने L = I ओमेगा ये वाला डेरिवेशन हम करते हैं। तो इसी का थोड़ा सा फोर्स को हम इस टर्म में जो हम लीनियर मोशन में सिंपली जिस वर्ड को फोर्स यूज करते हैं, वी आर यूजिंग फोर्स फोर्स फोर्स, तो वही सेम चीज इसमें टॉर्क करके यूज होगी। यानी जो कुछ टर्म्स हैं, लीनियर टर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू बी चेंज इन रोटेशनल टर्म्स। तो वो सारा जो अभी तक आप लीनियर में रीड करते आए हैं उसी को आप एंगुलर में कन्वर्ट करके उसी मोशन को रीड करेंगे। द लास्ट वन फॉर दिस part 1 is 8th chapter, that is gravitation. Also in this chapter Newton plays a very important role and gives us a very important law of universal law of gravitation. उसी को elaborate करेंगे। The main and important topic gravity we will read in this chapter. Space, Kepler's law of motion we will read in this chapter. So many concepts include in the gravitation, mainly the Newton laws, gravitational law जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, उसके बाद ग्रेविटी, रिलेशन बिटवीन g एंड कैपिटल G, यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ग्रेविटी g एंड कैपिटल G, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g having a particular value, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। उसके बाद फर्दर मैंने बोला कैप्लर्स लॉ ऑफ रोटेटरी मोशन, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सॉरी कैप्लर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट 3 लॉ दिए थे हमें प्लैनेटरी मोशन के, कि कैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो सब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसमें 2 मेन चीज़ आएंगी कि एस्केप वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम, जैसे हम स्पेस से रिलेटेड जितनी टर्म्स यूज करते हैं कि कोई रॉकेट है या कोई स्पेसशिप है, वो कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलकर बाहर जाता है, हाउ मच एनर्जी और हाउ मच वेलोसिटी इट इज रिक्वायर्ड टू मूव आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ फॉर दैट स्पेसशिप। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जनरल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो उनका डेरिवेशन हम इसमें करने वाले हैं। फिर इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द स्पेस एंड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेस टू पर्टिकुलर पोजीशन। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहीं बाहर से, आउटर स्पेस साइड से अगर हम लेकर आ रहे हैं, यानी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जब स्पेसशिप नीचे से ऊपर जाता है तो इसको एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लगाते हैं, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, टुवर्ड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, देन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन दैट, तो वहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं। वो वही डेरिवेशन होता है, उसको हम रिवर्स करके देखते हैं कि कोई चीज को हमें यहां से लेकर जाना है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, और सेकंड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द स्पेस, फ्रॉम द आउटसाइड वी आर ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट टू द पर्टिकुलर पोजिशन। तो उसी को हमें यहाँ पे डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसी को मैं एलोबरेट करूंगी। ये था हमारा पार्ट 1, उसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, गॉट इट।